ये जो टेस्ट है, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की है जिन्होंने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया है, पिछले साल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इवैल्यूएट करके देखा है। तो जो टेस्ट का लेवल है दैट इज नॉट डिफिकल्ट, मैं उसको डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, मतलब इट्स एन इजी टू मीडियम लेवल का टेस्ट। एंड इसके लिए जो वो चाहते हैं ना कैंडिडेट से, दैट इज कि कैंडिडेट के फंडामेंटल्स क्लियर हों। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो का टॉपिक का नाम है हाउ टू क्रैक TCS NQT कोडिंग राउंड। क्या यार, जो 2 क्वेश्चंस आते हैं जिसके लिए अपने को 55 मिनट्स मिलता है, उसको क्रैक कैसे करना है, तो उसको बताने के लिए यार मैंने एक गेस्ट लाया है अपने पॉडकास्ट पे, जिनका नाम है अर्श गोयल, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सैमसंग में, और उन्होंने बहुत बच्चों को गाइड किया है कि कैसे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आप क्रैक कर सकते हो, कैसे प्लेसमेंट ले सकते हो, और साथ साथ कैसे अच्छे अच्छे कोडिंग राउंड आप क्रैक कर सकते हो। तो मैं यार ये अर्श सही बताएगा। तो आज हमारे साथ अर्श गोयल है जो हमें पूरा गाइड करेंगे एकदम बिगिनिंग से। यार अपने को कुछ भी नहीं आता, ज़्यादा पता नहीं है, बेसिक कोडिंग पता है, हमें उस लेवल की तैयारी करनी है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो पूरा रोड मैप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जानने मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले थैंक यू सो मच अर्श फॉर कमिंग ऑन अवर चैनल। वेलकम अर्श टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। Thank you so much Sumer for having me. It's always a pleasure talking to you. Super excited for this video. ओके। सो अर्श भाई, मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि जो आपने कॉन्टेक्स्ट समझ लिया कि हम किस प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं, तो जो सबसे पहला है कि समझो मेरे को बेसिक कोडिंग आती है, मैं 3rd ईयर में हूँ या फिर 2nd ईयर में हूँ या फिर फाइनल ईयर में हूँ, मेरे को बेसिक कोडिंग आती है, मुझे TCS NQT का कोडिंग राउंड क्रैक करना है, तो मैं उसकी तैयारी कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ? ये अगर आप स्टार्ट से गाइड करो तो कैसा रहेगा? मतलब आई होप यू गॉट माय क्वेश्चन। तो सुमेर भाई, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो टेस्ट है, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की है जिन्होंने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया है, पिछले साल के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इवैल्यूएट करके देखा है। तो जो टेस्ट का लेवल है दैट इज नॉट डिफिकल्ट, मैं उसको डिफिकल्ट नहीं बोलूंगा, मतलब इट्स एन इजी टू मीडियम लेवल का टेस्ट। एंड इसके लिए जो वो चाहते हैं ना कैंडिडेट से, दैट इज कि कैंडिडेट के फंडामेंटल्स क्लियर हो। वो ऐसा नहीं चाहते कि कैंडिडेट बहुत ज्यादा प्रो लेवल का कोडर हो। प्रो लेवल का कोडर होगा तो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, बट दे वांट कि एग्जैक्टली उसके फंडामेंटल्स क्लियर हो। अगर फंडामेंटली हम उसको कोई क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर वो कर पाए, तो फंडामेंटल्स पे खेल रहे हैं। तो अगर लेट्स से किसी को स्टार्ट करना है, प्रिपेयर करना है, किसी को मतलब बिल्कुल लेट्स से वी आर कंसिडरिंग अ कैंडिडेट जिसने अभी स्टार्ट किया है, उसको बेसिक चीजें शायद आती हैं, शायद किसी को बेसिक चीजें भी नहीं आती है, बट हाँ कोडिंग राउंड उसको क्लियर करना है। तो सबसे पहले तो यार, अगर मतलब तुम्हारे पास टाइम है, मान लो 1 से 1.5 महीना है या 2 महीने हैं, तो हाउ विल यू यूटिलाइज दोज 2 months एटलीस्ट। तो सबसे पहली चीज है कि योर फंडामेंटल्स शुड बी क्लियर। तुम्हें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी चूज करनी है? अब लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। C++ चूज करनी है, जावा चूज करनी है, पाइथन चूज करनी है। तो मतलब अगर तो तुम्हारा किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में पहले से बैकग्राउंड है, मान लो तुमने C++ आती है, जावा आती है, पाइथन आती है, तो उसी में कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस एक साथ सीखनी है, उसका कोई फायदा नहीं है। एक लैंग्वेज सीखो जो पहले से आती है, उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। एल्स स्टार्ट विद एनी ऑफ दीज 3, C++, जावा और पाइथन। ज्यादातर लोग C++ एंड जावा इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसके बहुत सारे रिसोर्सेज नेट पे अवेलेबल है। मतलब अगर हमें कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन हमें बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो अगर बिगिनर कोई सीख रहा है चीज, तो C++ एंड जावा में उसको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जिससे उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो C++ एंड जावा में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सिंटेक्स वाइज C++ ज्यादा बेटर है। तो C++ तुमने मतलब स्टार्ट कर दी सीखनी। अब C++ में क्या सीखना है? C++ में बेसिक चीजें C++ की क्या होता है, मतलब व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड। अगर कोई कोडिंग करना स्टार्ट करता है, सबसे पहले हम उसको बेसिक फंडामेंटल्स, ऑपरेटर्स की बात करते हैं, 2 नंबर्स को ऐड करना, बेसिक प्रोग्राम। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। मतलब तुम अगर लीड कोड पे जाओगे या तुम गीक्स फॉर गीक्स पे जाओगे वहां पे तुम्हें मल्टीपल सेक्शंस में क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब उनके प्रैक्टिस सेक्शन में जाओगे, वहां पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ मीडियम लेवल क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ हार्ड लेवल क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब तुम बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, तो वहां पे ना कुछ बेसिक क्वेश्चंस है। वो बेसिक क्वेश्चंस इसलिए हैं कि यार एटलीस्ट तुम्हें कोड लिखना आ जाए, कोड का सिंटेक्स पता चल जाए एंड हाउ थिंग्स वर्क। उसमें एडिशन का प्रॉब्लम मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम मिलेगा, कैलकुलेटर बनाने का प्रॉब्लम मिलेगा, जिसमें बेसिक ऑपरेशंस यूज करने हैं। तो वो बेसिकली इसीलिए होता है कि एटलीस्ट यू स्टार्ट राइटिंग समथिंग ऑन कोड। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक बार तुमने वो कर लिया, फिर उसके बाद जैसे कुछ चीजें आती हैं C++ में भी, किसी भी लैंग्वेज में, राइट? ऑपरेटर्स, दीज फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स, मतलब जितनी भी लूप्स हम यूज करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, तो ये सारी चीजों को यूज करके मतलब कुछ हम स्टार पैटर्न्स वाले प्रोग्राम करते हैं, राइट? स्टार पैटर्न्स, ट्राइंगल बनाना है विद मल्टीपल स्टार्स, विद ABC, विद 1 2 3। तो वो वाले सारे प्रॉब्लम्स
क्यों होते हैं, वो वाले सारे प्रॉब्लम्स एज सच कहीं यूटिलाइज नहीं होते, बट उनको करने से ना हमारे जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं, हमें कोडिंग से डर लगना बंद हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि यार अगर हम फॉर लूप के अंदर एक लॉजिक बिल्डिंग बन जाती है। हाँ, लॉजिक बिल्डिंग बन जाती है, हम फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो वो वाले कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होते हैं ना, तो हमारा जो अंदर का डर है वो खत्म हो जाता है। तो हमें वो खत्म करने के लिए उस टाइप के मतलब थोड़े ज्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चंस करने चाहिए इन द बिगिनिंग। तो अगर वो कर लिए, मान लो हमें बेसिक्स क्लियर हो गए कि यार कोड कैसे लिखते हैं, कोड कैसे करना है, फिर तुम थोड़े मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखो, इजी लेवल के क्वेश्चंस देखो, राइट। इजी लेवल में अब तुमने बेसिक्स पढ़ लिया, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की बात करें तो टीसीएस एनक्यूटी में बहुत ज्यादा टफ डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं पूछते अगर तुम्हारे बेसिक क्लियर है। सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर अगर कोई भी पढ़ता है दैट इज एरेज, राइट। तो एरेज से हम स्टार्ट करते हैं, मतलब पहले हम सिंगल नंबर्स की बात कर रहे होते हैं, वेरिएबल में किसी की वैल्यू स्टोर करवाते हैं, फिर अगर हमें सेट ऑफ वेरिएबल्स को स्टोर करना है, मतलब 10 नंबर्स को एक साथ स्टोर करना है, तो वी कम अप विद द डेटा स्ट्रक्चर नोन एज एन एरे। तो अब उस एरे के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, मतलब एक एरे में 10 नंबर दिए हुए हैं, बीच में से 2 नंबर डुप्लीकेट हैं, तो हमें फाइंड आउट करना है कौन सा नंबर डुप्लीकेट है, राइट। मतलब कोई एरे मतलब अनसॉर्टेड वे में दी हुई है, उस एरे को सॉर्ट करना है, तो तुम कैसे सॉर्ट कर सकते हो। अब सॉर्टिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो वंस यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स, मतलब तुम एरे पढ़ो, राइट। एरे तुमने पढ़ना है, एरे कहां से पढ़ना है, अब इसमें भी मतलब तुम्हारे फंडामेंटल मतलब तुम्हारी थियोरी पार्ट क्लियर होना चाहिए कि एरे होता क्या है, एरे में हम क्या कुछ कर सकते हैं, एरे का सिंटेक्स क्या है। तो उन सब के लिए मतलब 2-3 चीजें अवेलेबल हैं। मतलब अगर तो तुम्हें प्रेफरेंस है कि तुम वीडियो से पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पे टाइप कर सकते हो एरेज टॉपिक, तो एरेज का तुम्हें फ्री कोड कैंप का एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें बेसिक्स उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि एरे क्या होता है एंड कैसे उसको यूज करते हैं, तो फंडामेंटली अच्छे हो जाओगे। उसके अलावा मतलब एक नरसिम्हा कारुमंची की बुक है ऑन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, उसका पीडीएफ यू विल गेट ऑनलाइन, मतलब फ्रॉम दैट ऑल्सो यू कैन रीड। उससे थोड़ा मतलब किसी की अगर प्रेफरेंस है बुक से पढ़ने की तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल, नहीं तो और बहुत सारी वेबसाइट्स है, गीक्स फॉर गीक्स है, या फिर डिस्कशन सेक्शन ऑफ बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अगर तुम गूगल पे टाइप करोगे ना एरेज इन C++, तो मल्टीपल डिफरेंट रिसोर्सेज से तुम्हें ब्लॉग्स मिल जाएंगे जहां पे तुम पढ़ के नॉलेज ले सकते हो उस टॉपिक के बारे में। ऐसे ही तुम्हें एरेज के लिए करना है, फिर एरेज के बाद स्ट्रिंग्स आएगा, फिर लिंक लिस्ट आएगा, स्टैक्स आएगा, क्यूज आएगा, ये बेसिक कुछ टॉपिक्स हैं। इसके अलावा मतलब जैसे एरेज हमने पढ़ लिया, राइट। एरेज इज स्टोरिंग नंबर्स इन वन सिंगल लाइन लीनियर फैशन। अब उसके बाद एक चीज होती है 2 डायमेंशनल एरे। अब हमें 2 डायमेंशनल एरे मतलब मैट्रिक्स बोलते हैं उसको, मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर करना है, मतलब स्क्वायर बॉक्स 4x4 का मैट्रिक्स, 2x2 का मैट्रिक्स। तो उस टाइप के प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला चीज मतलब सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए पहले फंडामेंटल थियोरी पढ़ो, फिर उसके बाद किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, गीक्स फॉर गीक्स पे जाओ, लीड कोड पे जाओ, वहां पे जाके इजी लेवल के प्रॉब्लम करो उस टॉपिक के। इजी लेवल के प्रॉब्लम जब तुमसे होने लग जाए, फिर थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चंस करो उस टॉपिक के, एंड फिर धीरे धीरे आगे बढ़ जाओ। एंड थ्रू आउट दिस एंटायर प्रोसेस एक नोटबुक मेंटेन करो जिसमें तुम लिखते जाओ चीजें कि यार मैंने ये सीख लिया, मैंने ये सीख लिया, ऐसे ऐसे कर रहा है, इतने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए। जो क्वेश्चन लगता है कि यार मेरे से पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, तो उसको लिख लो कि मेरे से पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, एंड उसको धीरे धीरे रिवाइज करते जाओ। तो थिंग्स वुड बिकम ईजियर फॉर यू, मतलब चीजें आसान हो जाएंगी, एंड तुम्हें ऐसा भी नहीं लगेगा कि तुम चीजें भूल रहे हो, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स अलॉट, राइट। तो ये बेसिक कुछ रोड मैप है। अगर हम सिलेबस की बात करें पर्टिकुलरली, मतलब ये तो हो गया कि हमने सीखना कैसे है, राइट। अब सिलेबस की बात करें तो बहुत ज्यादा टफ टॉपिक्स नहीं पूछते हैं। मतलब स्टार्टिंग अगर तुम करोगे मैथमेटिकल क्वेश्चन से, तो मैथमेटिकल क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ सिंटेक्स आना चाहिए, बीच में लॉजिक तो तुम्हारा जो तुमने क्लास 12th में मैथ्स पढ़ा है उसी का लग रहा होगा, राइट। मतलब मैथ्स क्लास 12th के मैथ्स का लॉजिक लग रहा होगा, कोई ऐसे बहुत हार्ड एंड फास्ट मैथ्स वाला क्वेश्चन नहीं होता। तो तुम्हें बेसिक मैथ्स आना चाहिए, परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस आना चाहिए, मे बी कुछ प्रोबेबिलिटी का एक आध चीज आनी चाहिए। तो वो कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो तुमने पहले पढ़ रखे हैं उनको कोड में यूज करना है, दैट्स इट। मतलब डायरेक्ट कई बार फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, फॉर्मूला अप्लाई करके हमारा आंसर आ जाता है, राइट। तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। तो मैथमेटिकल सेक्शंस मिल जाएगा, नंबर सिस्टम एक टॉपिक मिल जाएगा तुम्हें GFG लीड कोड पे, वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद टॉपिक्स कौन कौन से हैं, एरेज है, एरेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर 2D मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा इट्स गुड टू नो कि अगर तुमने ये 3 चीजें पढ़ रही हैं, उसके बाद लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, ये इजी टॉपिक्स हैं, मतलब दीज आर नॉट वेरी टफ टॉपिक्स, इनके लिमिटेड क्वेश्चंस है। मतलब अगर मैं कहूं, अगर तुमने पर टॉपिक 15-20 क्वेश्चंस भी कर लिए ना इनके, यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चन इन द एग्जाम बड़े आराम से,
राइट। उसके अलावा सुमेर भाई एक शीट वगैरह दे देंगे, उसमें तुम्हें सेट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि हाँ यार अगर नहीं पता चल रहा कि बहुत सारे क्वेश्चंस में से कौन सा क्वेश्चन करना है, तो उस शीट के क्वेश्चंस तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें मतलब कैटेगरी वाइज एंड वैरायटी के क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे जिससे तुम पढ़ सकते हो। तो बेसिकली दिस इज द वे यू शुड स्टार्ट लर्निंग थिंग्स एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ तुम्हारे पास कितना टाइम बचा। अब किसी के लिए 1 महीना बचा है, किसी के लिए 15 दिन बचे हैं, किसी के लिए 2 महीने बचे हैं, किसी के लिए शायद 6 महीने बचे हैं, राइट। तो तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें किस पेस पे करना है, तुम्हें दिन में कितने घंटे देने हैं। तो अपने हिसाब से टाइम को डिवाइड करो एंड स्टार्ट डूइंग द वे दैट आई टोल्ड। अज्यूम करो, समझो किसी के पास 3 महीने बचे तो दिन में कितना टाइम पुट करोगे, मतलब लर्नर है वो, तो कितना टाइम पुट करना चाहिए उसको? सुमेर मतलब इट्स ऑल्सो रिलेटिव, मतलब ऐसे कुछ जनरलाइज टर्म नहीं है। किसी को तो बहुत जल्दी कैच हो जाता है चीजें। अगर हम डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की भी नॉर्मली बात करते हैं तो हम कहते हैं आइडियल टाइम है 4 to 6 मंथ्स, राइट। वो 6 मंथ्स किसी के लिए 8 मंथ्स हो सकते हैं, किसी के लिए 1 साल भी हो सकता है। तो अब 3 मंथ्स में अगर तुम बताओ मतलब आइडियल टाइम मान के चलो, अगर दिन में 3 घंटे भी दे रहा है ना वो, एटलीस्ट 3 घंटे दे रहा है, मतलब एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि 3 घंटे में कुछ भी नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि 3 घंटे लैपटॉप के सामने बैठा है। इट इज लाइक कि 3 घंटे में वो एग्जैक्टली सॉल्व कर रहा हो चीजें। तो आउटपुट देखना है, मतलब दिन में अगर वो 2 3 4 क्वेश्चंस कर ले, दिन में 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस भी कर ले, दैट्स मोर देन इनफ फॉर 3 मंथ्स। तो मतलब टीसीएस एनक्यूटी के लिए तो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, दैट्स अमेजिंग। अब समझो उन्होंने प्रिपेयर तो कर लिया, जो अपना अभी सेकंड क्वेश्चन ये है क्या समझ मैंने प्रिपेयर कर लिया, अब आ जाता है कि मैं जब पेपर दे रहा हूँ तो क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है और क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पेपर के टाइम मैं कुछ मिस्टेक ना करूँ, और सही तरह से कैसे उसको अटेम्प्ट किया जाता है। क्योंकि आपने बहुत सारे अलग अलग जगह पे इंटरव्यूज़ दिए हैं, कोडिंग क्वेश्चन क्रैक किए हैं, तो उसको कैसे किया जाता है? हाँ, तो अब प्रॉब्लम क्या आती है, हम प्रैक्टिस तो बहुत सारी कर लेते हैं, मैंने बताया कि इतने सारे क्वेश्चन है, इतनी सारी वेबसाइट से कर लो, बट जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो वहां पे ऊपर टाइमर चल रहा होता है कि तुम्हारे पास 1 घंटा है या तुम्हारे पास 55 मिनट है, उसमें तुम्हें 2 क्वेश्चन करने हैं। फिर उस सिचुएशन में तुम्हारे दिमाग पे प्रेशर बिल्ड होता है कि यार मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये चीज करनी है, एंड शायद अगर तुम्हें वो क्वेश्चन आता भी है तो तुम गलत कर दोगे क्योंकि तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है उस मोमेंट पे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने दिमाग को डर के मारे, हाँ डर के मारे, तो तुम्हें अपने दिमाग को उस हिसाब से ट्रेन करना है कि वो टाइमली क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो इसके लिए मतलब एक वेबसाइट है इंटरव्यू बिट करके वेबसाइट है, उसपे ना तुम क्वेश्चन उसी वे में सॉल्व कर पाते हो जैसे एग्जैक्टली तुम्हें इंटरव्यू में, मतलब वहां पे टाइमर चल रहा होता है। मतलब एक क्वेश्चन है, उन्होंने बताया कि एवरेज लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लो 25 मिनट लिए हैं, राइट। तो जैसे तुम उस क्वेश्चन को खोलोगे तो वहां पे ऊपर टाइमर चलने लग जाएगा कि यार 25 मिनट से 24 मिनट हो गए, से 23 मिनट हो गए, से 22 मिनट हो गए, तो तुम्हें दिखता रहेगा कि यार मैं क्वेश्चन कर रहा हूं और साथ साथ टाइमर चल रहा है। तो वो एग्जैक्टली वैसा सिनेरियो हो जाएगा जो तुम एग्जाम टाइम पे दे रहे हो। तो वो वेबसाइट से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब प्रिपरेशन। हाँ, अगर एक बार तुमने बेसिक प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद तुम वो थोड़ा कॉन्टेस्ट वाले मोड में आ जाओगे कि तुम्हें टाइमर दिख रहा होगा ऊपर कि यार 20 मिनट में बाकी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका आइडियल टाइम 20 मिनट है, तो देखते हैं मैं 20 मिनट में सॉल्व कर पाता हूँ क्या नहीं कर पाता हूँ। तो जब वो प्रेशर तुम्हारे दिमाग पे, थोड़ा तुम अपने दिमाग को ट्रेन करने लग जाते हो ना कि यार थोड़ा प्रेशर में भी काम करें, तो फिर तुम मतलब जो एक्चुअल एग्जाम है उसमें बेटर परफॉर्म कर पाओगे। तो एक तो ये चीज है। सेकंड है कि जो क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, जो क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिलेगा, वैसे बहुत ज्यादा डायरेक्ट नहीं होता, कई बार थोड़ा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना देते हैं उसको, मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखेंगे कि अरे में ये चीज, घुमा के पूछते हैं। वो बोलेंगे राम श्याम सीता गीता है इसमें, राम ने ये किया, सीता ने ये किया, फिर एंड में बताओ कि मतलब व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन देम, मतलब कुछ ऐसे बड़ी सी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बना देंगे। अब उस बड़ी स्टेटमेंट को तुम्हें छोटी स्टेटमेंट में कंक्लूड करना है कि यार एग्जैक्टली पूछ क्या रहे हैं, राइट। तो उसके लिए तुम्हें क्वेश्चन को 1-2 बार अच्छे से पढ़ना है। तो वो अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो तुम शायद 1-2 लाइन अगर मिस कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं, मतलब हम कुछ और समझ लेंगे, क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, मतलब टेस्ट अटेम्प्ट करते टाइम। ये प्रैक्टिस तुम्हें तब होगी जब तुम वो टाइमली फेज वाले क्वेश्चंस करने लगोगे, थोड़े मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करने लगोगे। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी तुम्हें इंटरव्यू बिट पे मिल जाएंगे, वहां पे कर सकते हो। हैकर अर्थ पे भी कर सकते हो, वैसे क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएंगे जैसे जिसमें स्टेटमेंट बनी होती है एंड हमें कंक्लूड करना होता है। तो एक तो फर्स्ट चीज वॉज कि हमें थोड़ा टाइमली प्रैक्टिस करना है, सेकंड चीज वॉज कि हमें स्टेटमेंट से कंक्लूड करना आना चाहिए। अब थर्ड चीज है कि यार वो क्वेश्चंस ना, मतलब हमने चलो मान लिया कि लॉजिक बनाना है, तो यू विल हैव अ पेन एंड पेपर पे तुम थोड़ा क्वेश्चन को समझ के पहले लॉजिक बनाओ। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ते डायरेक्टली कोड करने लग गए, तो उससे मतलब दे आर वेरी, मतलब ऐसे कोई जीनियस होता नहीं है कि बहुत एकदम से क्वेश्चन पढ़ा और कोड लिख दिया, ऐसे बहुत रेयर होता है। तो तुम्हें लॉजिक बनाना पड़ता है पेन पेपर लेके थोड़ा लिखो,
दिमाग में क्लैरिटी फिर होती है। ऐसे एकदम से पढ़ के कोड करना इज डिफिकल्ट। किसी को अगर मुश्किल लगता है तो पेन पेपर से लिखो कि यार ये एरे है, इस एरे में मैंने इस एलिमेंट को इधर घुमाना है, इस एलिमेंट को इधर घुमाना है ताकि ये रीअरेंज हो जाए, या मतलब व्हाट्सएवर इज द क्वेश्चन। तो पेन पेपर लेके उसका लॉजिक बनाओ, फिर थोड़ा कोड स्टार्ट करो एंड फिर लाइक यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इन द बेटर वे। तो मतलब सुमेर भाई, मतलब ये 3 चीजें हैं मेजरली, अगर बच्चे इस चीज का ध्यान रख रहे हैं तो दे विल बी एबल टू क्रैक दोस कोडिंग राउंड्स। अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाएगा और वो 2 क्वेश्चन क्रैक कर पाएगा। अभी अर्श भाई, जो मेरा 3rd क्वेश्चन है वो ये है कि मैंने समझो पेपर दे दिया, अब मेरे को ये बिहाइंड द सीन समझना है कि मेरे को किस लेवल पे मार्क्स मिलते हैं। वो रहता है ना कि अरे भैया मैथ्स में अटेम्प्ट करने के मार्क्स मिलते हैं क्या। तो यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चन को किस बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाता है, कि आपको नंबर किस बेसिस पे दिए जाते हैं, और कैसे ये कोड, क्या सबका कोड चेक होता है मैन्युअली। वो जो क्वेश्चन है स्टूपिड क्वेश्चन है, पर वो बहुत ज़रूरी है बच्चों को जानना ताकि वो समझ पाए इसका बिहाइंड द सीन। तो सुमेर भाई, जब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना क्वेश्चंस को लीड कोड पे, गीक्स फॉर गीक्स पे या किसी भी ऐसी वेबसाइट पे, तो हम जब कोड लिख लेते हैं तो उसके बाद हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। ऐसा ही हम जाके टेस्ट में करेंगे कि टेस्ट में भी क्वेश्चन कर लिया, कोड लिख दिया, फिर सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम सबमिट पे क्लिक करते हैं ना, तो बैकग्राउंड में लेट्स से हमारे जैसे इंजीनियर ने जिसने वो क्वेश्चन बनाया है, साथ में मान लो 50 टेस्ट केस बना दिए उस क्वेश्चन के, कि ये 50 टेस्ट केस पे इसका कोड मैं चलवाऊंगा। अगर ये 50 के 50 टेस्ट केसेस पे रन हो गया, फिर इसको नंबर देंगे हम उस हिसाब से। अब मान लो तुमने एक कोड लिखा, काफी हद तक सही है, मतलब उसका लॉजिक सही है, बट तुम एक एज केस मिस कर गए। एज केस का मतलब है कोई छोटी मोटी कंडीशन मिस कर गए। मतलब उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स या ओनली फॉर नेगेटिव नंबर्स, बट तुमने एक कंडीशन ही नहीं लगाई कि इट इज लेस देन 0 या इट इज ग्रेटर देन 0। तो एक छोटी सी गलती के कारण, मतलब लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मान लो उन्होंने मेंशन किया था पॉजिटिव नंबर्स या नेगेटिव नंबर्स, तो तुमने वो चीज मिस कर दी, पॉजिटिव नेगेटिव तुमने पूरे नंबर रेंज के लिए कर दिया। तो वो एक कंडीशन लगानी थी बीच में, कहीं लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। अब अगर वो मिस कर दी मान लो, उसके कारण तुम्हारे 5 टेस्ट केस नहीं चल रहे हैं, तो तुम्हें मतलब तुम्हारा क्वेश्चन पास हो जाएगा, बट वो आएगा कि योर क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड विद 45 ओवर 50 टेस्ट केसेस। तो मतलब उसमें तुम्हें पूरे नंबर नहीं मिल रहे हैं, शायद जिसने वो कंडीशन लगाई होगी उसको 50 on 50 मिल जाएंगे। तो हाँ, ऐसा होता है कि पार्शियल मार्किंग होती है, तुम्हें पार्शियल मार्क्स मिल जाते हैं जितने तुम टेस्ट केस क्लियर करोगे। बट ऐसा नहीं है कि वहां पे टेस्ट केस क्लियर हो जाएंगे। टेस्ट केस तभी क्लियर होना स्टार्ट होते हैं जब तुम्हारा लॉजिक सही होगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है लॉजिक क्लियर करना। लॉजिक सही होगा तो मतलब मैक्सिमम तुम्हारे पास हो जाएंगे। अगर 50 है तो बीच में से 40 पास हो जाएंगे अगर तुमने लॉजिक क्रैक कर लिया। तो जो बाद वाले 5, 7, 10 टेस्ट केस बचते हैं उसके लिए हम थोड़ी एज केसेस, मतलब जो किनारे वाले केसेस बोलते हैं, मतलब जो रह जाते हैं, शायद एक कंडीशन रह गई, 2 कंडीशंस रह गई, हमने क्वेश्चंस ध्यान से नहीं पढ़ा, तो उसके लिए हमें थोड़ा फिर और अंदर घुस के उसको देखना पड़ता है कि हाँ यार कहाँ पे गलती हो सकती है। तो ऐसे मार्किंग होती है मतलब किसी भी ऑनलाइन टेस्ट में कि तुमने कितने टेस्ट केस सॉल्व किए उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के। तो इसको अगर मैं ये वाला पार्ट को समअप करूँ तो सबसे पहले तो मेरे को मेरा कोड वर्कली लिखना है। सबसे पहले उसका लॉजिक बना के उसको वर्किंग कि हाँ यार चल रहा है, जो बेसिक कहा गया है वो निकल रहा है। उसके बाद मेरे को मेरा देखना है कि जो बात हो रही है कि अलग अलग टेस्ट केसेस वो चीज़ होती है कि जो आपने बोला था कोड से ये आउटपुट आना चाहिए। अलग अलग चीज़ जब जो लोग उसमें पुट करते हैं तो क्या सेम आउटपुट आ रहा है जो एक्सपेक्टेड था, वो देखते हैं। तो वो चीज़ हो रही है कि नहीं, हमें भी 1-2 चीज़ें खुद से मैन्युअली भी आप पेपर से कर सकते हो। और शायद से उधर पेपर में भी अभी भी मैंने जितना सुना है कि उधर आप टेस्ट केसेस रन कर सकते हो जब आप पेपर दे रहे हो ना। हाँ, मतलब तो उधर तुम्हें दिखेगा, हो सकता है उधर तुम्हें दिखेगा जब तुम सबमिट पे क्लिक करते हो, तुम्हें दिखेगा कि मान लो 50 टेस्ट केसेस हैं या 20 टेस्ट केसेस हैं, तो उसमें से कितने पास हुए वो तुम्हें दिखेगा पेपर के दौरान। हाँ एग्जैक्टली। तो आप वो भी चेक करो। तो पहले कोड वर्किंग वाला लिखो, उसके बाद उसको एफिशिएंट करो। काफ़ी लोग एफिशिएंट कोड करने के चक्कर में वर्किंग ही नहीं कर पाते और उनके फिर टेस्ट केसेस ही नहीं क्लियर होते। तो पहले चलती फिरती गाड़ी, उसके बाद उसको अपन हवाई जहाज बनाएंगे। ये मेरे को थोड़ा समझ के आया ये चीज़। सो दैट वाज अमेजिंग। ये 3 चीज़ें बहुत सही सीखने मिली जो मैं जानना चाहता था, और मेरे को लगा यार कि अर्श भाई बहुत अच्छे से बताएगा। थैंक यू सो मच। एक और मैं समअप करूँ तो पहले कोडिंग सीखो, फिर डीए से थोड़ा प्रैक्टिस करो। पहले इजी से शुरू करो, फिर उसको थोड़ा बढ़ाओ। डरो मत, खुद को कंपेयर मत करो लोगों से कि अरे भैया ये लोग कर पा रहे, मैंने नहीं। होते होएगा, टाइम लगेगा। रोज से थोड़ा 2 से 3 घंटा पुट करो, वीडियोस देखो, लेकिन साथ में प्रैक्टिस भी करो। वेबसाइट अर्श गोयल ने बहुत सारी बता दी है, मैं सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। मेन मुद्दा यही है कि आप किस तरह से इसको क्रैक कर सकते हो। अर्श गोयल का यूट्यूब चैनल की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है,
तो आप ज़रूर चेकआउट करो। मतलब लेटेस्ट अपडेट अबाउट जॉब्स, इंटर्नशिप्स, कैसे टेक्निकल बड़े बड़े इंटरव्यू क्रैक करते हैं, सब चीज़ बताता है भाई, और बहुत तगड़ा कंटेंट डालते हैं। तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और दैट्स इट।